तो कल हमने स्टार्ट किया था ग्रामर वर्सेस लॉजिक। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस जो सही होता है उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, ग्रामर, दूसरा लॉजिक। ग्रामर कहने से हमारा मतलब था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कहाँ सब्जेक्ट होगा, कहाँ प्रेडिकेट होगा, अगर सेंटेंस किस ऑर्डर में यूज होगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, अगर प्लूरल केस आना चाहे तो प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज हमको ग्रामर में देखना होता है। दूसरा हमने देखा कि जो सेंटेंस है उसको लॉजिकली भी सही होना चाहिए। लॉजिकली करने से हमारा मतलब था सेंटेंस जिस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिचुएशन जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी वैलिड होना चाहिए, तभी हम उस सेंटेंस को सही या गलत बोलेंगे। ठीक, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि क्या था कि दे किल्ड मी। हमने कहा था कि दे किल्ड मी अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो सही है, क्योंकि दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में लिखा है, किल्ड मेन वर्ब है, मी किल्ड मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है मी फर्स्ट पर्सन को, तो कोई दिक्कत नहीं था। बट अगर हमने लॉजिकली देखा, हमने कहा कि दे किल्ड मी, उसने हमको मार दिया। अगर उसने हमको मार दिया तो फिर हम बोल कैसे सकते हैं? हमने कहा ओ ये सेंटेंस तो लॉजिकली गलत है, ये सही नहीं। फिर उसको हमने सही किया कि दे ऑलमोस्ट किल मी, दे किल मी इन माय ड्रीम। इस प्रकार से हमने ऐसे कॉन्टेक्स्ट लिखा जो कि ग्रामेटिकली भी सही हो और लॉजिकली भी सही हो। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है कि द थ्योरी which completely changed the concept over the time is आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ हमने दो बार इज लिखा है। अब किसी को लगेगा कि ये सेंटेंस गलत होना चाहिए, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो फिलहाल ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये सेंटेंस सही है तो क्यों सही है। दो बार इज को हमें लिखा है, इसको हमको जस्टिफाई करना है। हम लिखा कि द थ्योरी, उसके बाद हमने लिखा है इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो द थ्योरी इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये एक हमारा मेन क्लॉज जो हमने ग्रीन कलर से कवर किया है, वो हमारा मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज की द थ्योरी इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये जो इज हमने लिखा है, ये इज, ये हमने मेन क्लॉज के लिए एज ए लिंकिंग वर्ब लिखा है। थ्योरी तो कौन सा थ्योरी? तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा कंप्लीमेंट। को सेम चीज को हम लोग रेफर कर रहे हैं, ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा इज से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। अब which completely change the concept what the theory is, which completely change the concept what the theory is, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो हमने रेड कलर से किया है हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब ये जो हमें लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये किसका काम कर रहा है? ये किसका काम कर रहा है? जैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडवर्ब या नाउन का। हम देख रहे हैं कि द थ्योरी, तो विच थ्योरी? हमने कहा विच कंप्लीटली चेंज द कंसेप्ट, वह थ्योरी जिसने कंसेप्ट को पूरी तरह बदल दिया था। हमने विच जो कंप्लीटली चेंज द कंसेप्ट लिखा है, इस थ्योरी को ही फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए लिखा है, ये इसका ही डिस्क्रिप्शन है। ठीक, और ये जो विच है, ये जो विच है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है, और वो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट भी है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट भी है और कंप्लीटली चेंज द कंसेप्ट, यहां से लेके ऐसे हम डॉट डॉट कर रहे हैं, ये इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रेडिकेट है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेडिकेट है। ये विच हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इसी को रेफर कर रहा है, द थ्योरी। और द थ्योरी जो है हमारा वो एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट हमारा क्या मतलब है? एंटीसीडेंट हम उस वर्ड को कहते हैं जिसको प्रोनाउन रेफर कर रहा है। ये किसको रेफर कर रहा है? इस थ्योरी को ही रेफर कर रहा है। हमें क्या कहा? एंटीसीडेंट क्या होता है? इज अ वर्ड दैट अ प्रोनाउन रेफर्स। एक वर्ड होता है जिसको प्रोनाउन रेफर्स कर रहा होता है।
इज अ वर्ड दैट अ प्रोनाउन रेफर्स, ये एक वर्ड जिसको यहाँ ये प्रोनाउन है, किसको रेफर कर रहा है, द थ्योरी को। तो ये विच जो प्रोनाउन है इसका ये एंटीसीडेंट हो गया, ठीक, इसी को रेफर कर रहा है। द थ्योरी ने ही कंप्लीटली चेंज कर दिया सब्जेक्ट को, तो ये यहाँ एज ए एडजेक्टिव क्लॉज भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज भी काम कर रहा है, ठीक। अब ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इसका कंप्लीमेंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब ये जो हमने सेंटेंस में लिखा लास्ट में, विच कंप्लीटली चेंज, क्या विच कंप्लीटली चेंज व्हाट, तो कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है इस चेंज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। अब इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए कि यह कंसेप्ट क्या है, यह कंसेप्ट क्या है, व्हाट दैट कंसेप्ट इज, हमने कहा वो कंसेप्ट क्या है, व्हाट द टाइम इज। इस कंसेप्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने एक और क्लॉज लिखा, देखिए क्या है हमारा नाउन क्लॉज है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें एक और नाउन क्लॉज लिखा, व्हाट द टाइम इज। तो अगर हम कोई नाउन या फिर नाउन क्लॉज या फिर कोई नाउन फ्रेज किसी दूसरे नाउन के साथ लिखते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम उसको बोलते हैं अपोजिटिव केस का नाउन, जो कि हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा था। ये जो हमने यूज किया है व्हाट द टाइम इज, ये हमारा पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस में यूज हो रहा नाउन है, पॉजिटिव केस में यूज हो रहा नाउन क्लॉज है। तो ये जो हमने लिखा है व्हाट द टाइम इज, ये द कंसेप्ट जो कि एक नाउन है, इसके लिए अपोजिटिव केस में यूज हो रहा है एक नाउन क्लॉज है। तो अपोजिटिव केस क्या होता है, एक नाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लॉज that comes after another noun या noun phrase to give extra information about it। ये एक ऐसा नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज होता है जो किसी दूसरे नाउन के बाद आता है, कम आफ्टर अनदर नाउन या नाउन फ्रेज टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो ये इसके बारे में आया एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की, ये क्या है व्हाट द टाइम इज, ये एक नाउन क्लॉज है जो इस नाउन के लिए अपोजिटिव केस में यूज हो रहा है। तो ये जो हमने लिखा है व्हाट द टाइम इज, ये एक नाउन क्लॉज हो गया। अगर ये क्लॉज है तो इसके पास अपना सब्जेक्ट होगा, अगर ये क्लॉज है तो इसके पास अपना सब्जेक्ट होगा और इसके पास अपना एक प्रीडिकेट होगा। अगर वो प्रीडिकेट का मेन कंपोनेंट क्या होता है, उसमें एक वर्ब होना चाहिए। तो ये जो हमारा नाउन क्लॉज है, ये जो हमारा नाउन क्लॉज है, इसका सब्जेक्ट है टाइम, इसका सब्जेक्ट है टाइम। तो टाइम इज, टाइम इज क्या है, ये हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब, और ये जो वर्ड हमने लिखा ये हमारा कंप्लीमेंट है। तो हम कहेंगे सर अगर ये कंप्लीमेंट है तो हमने इसको यहाँ काहे नहीं लिखा, ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट जो है वो कनेक्टिंग वर्ड, और कनेक्टिंग वर्ड को हम सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं क्योंकि हमको इससे कनेक्ट करना है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि हमने दो इज क्यों लिखा है। एक इज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस जो वर्ड नाउन क्लॉज है जो कि अपोजिटिव केस में यूज हुआ उसके लिए मेन वर्ब है, और दूसरा इज हमने इस मेन क्लॉज के लिए एज ए लिंकिंग वर्ब काम करा उसके लिए लिखा है। हम समझ गए दो इज क्यों सही है क्यों गलत है, तो इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने फिर से एक सेंटेंस लिखा है और उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये सेंटेंस सही है या गलत है। कि आई हैवंट एवर heard of such a movie as he is talking about, इसका मतलब हुआ कि मैंने उस मूवी के बारे में आज तक नहीं सुना है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। आज तक, इस पॉइंट पे गौर करना, मतलब जिस समय वो बात कर रहा है उस समय भी ये बोल रहा है कि हम अभी इस मूवी के बारे में अभी तक नहीं सुने हैं। ठीक, इस किस टेंस में लिखा गया, ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, आई हैवंट एवर हियर्ड ऑफ सच अ मूवी। तो अगर हम कोई भी एक्शन को
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, इसका मतलब वो एक्शन जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में अभी क्या है, इफेक्टिव है। जैसे हमने बोला मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, मतलब अगर हम ये हमसे किसी ने पूछा खाना खा लिया, हमें कहा आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका, मतलब जो अभी हमने खाना खाया, मेरा पेट भरा हुआ है। अगर पेट भरा नहीं होता, बोले कि अगर मान लो अगर हम कल खाता है तो थोड़ी बोलते हम खा चुके हैं, जस्ट अभी अभी खाया होता है, 10-15 मिनट 1 घंटा हुआ होता है, भूख नहीं लगा होता, जो खाना खाया उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट है कि उसका पेट भरा हुआ, तभी तो बोल रहा है कि आई हैव ईटन। तो मतलब जिस समय वो इस बात को बोल रहा है, मतलब उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट है, बट काम वो पास्ट में हुआ होता है। तो अगर कोई एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख रहे हैं, इसका मतलब वो एक्शन प्रेजेंट में भी एक्टिव है और पास्ट में भी एक्टिव था। बट अगर हम किसी उसी एक्शन को नेगेटिव कर रहे हैं, उसी एक्शन को नेगेटिव सेंस में लिख रहे हैं, मतलब वो प्रेजेंट में भी नेगेटिव था, पास्ट में भी नेगेटिव था। मतलब अगर हम बोले आई हैवंट सीन सच अ मूवी, ठीक है, मतलब मैं ऐसा मूवी आज तक नहीं देखा, मतलब पास्ट में तो नहीं ही देखा था, आज तक मतलब जिस समय इस बात को बोल रहा हूँ उस समय तक भी नहीं देखा हूँ, ठीक। तो यहाँ लिखा आई हैवंट एवर हियर्ड ऑफ सच अ मूवी एज ही इज टॉकिंग अबाउट, मैंने ऐसा मूवी कभी नहीं देखा जैसा मूवी के बारे में वो बात कर रहा है। सच अ मूवी, इस प्रकार का मूवी जैसा वो बात कर रहा है। सच हमारा क्या है, एक डिटरमिनर है, सच मतलब क्या हो गया, इस प्रकार की मूवी। तो अगर मान लो, अगर हम क्या होता है, प्रेजेंट प्लस पास्ट को एक्शन क्या है, नेगेटिव एक्शन लिख रहे हैं, मतलब पास्ट भी नेगेटिव और प्रेजेंट भी नेगेटिव। तो जिस एक्शन को हम रेफर कर रहे हैं फिलहाल, तो दोनों में ही नेगेटिव है, दोनों ही टेंस में, पास्ट टाइम में भी नहीं हुआ होगा, प्रेजेंट में भी नहीं हुआ होगा, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन है उसको नेगेटिव सेंस में लिखा है। बट अब सोचो, हम बोल रहे हैं कि हमने उस मूवी के बारे में आज तक नहीं सुना है जिस मूवी के बारे में वो बात कर रहा है। तो कहने का मतलब जब वो बात कर रहा है उस समय तो आपने सुन लिया, जब वो बात कर रहा है कि अब कोई आदमी है, मालूम वहां रास्ते से गुजर कर, वो जो धुरंधर मूवी आई थी ना, एकदम मस्त है। तो अब पहले हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, अभी मान लो 10 मिनट पहले वहां से गुजरने से जस्ट पहले आपने नहीं सुना, बट जैसे ही उससे गुजरा आपने सुन लिया, तभी तो आपने बोला है सच अ मूवी। जो डिटर्मिनर आपने यूज किया सच अ मूवी, मतलब इस प्रकार की मूवी, इसका मतलब आपने उस मूवी के बारे में जस्ट अभी सुन लिया है, तभी तो आप सच डिटर्मिनर का यूज कर पा रहे हो। अगर नहीं सुना होता तो आप कैसे बोल पाते कि ऐसा मूवी के बारे में जैसा वो टॉक कर रहा, मतलब आपने सुन लिया है, बट आप बोल रहे हो कि अभी तक नहीं सुने, अपने प्रेजेंट को भी नेगेटिव कर दिया। बट ट्रुथ ये है कि प्रेजेंट टाइम में आपने उस मूवी के बारे में सुन लिया है। हो सकता है कि पास्ट में आज तक कभी नहीं सुना हो, बट इस समय जिस समय आप बोल रहे हो आप सुन चुके, क्योंकि सच मूवी एज ही इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो बात कर रहा है आपने सुन लिया। प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन नेगेटिव नहीं रहा, वो पॉजिटिव हो गया, सिर्फ पास्ट टाइम ही नेगेटिव रहा। तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है, ये सेंटेंस जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, लॉजिकली गलत है, लॉजिकली गलत है। टेंस वाइज ग्रामर के हिसाब से एकदम सही है, ग्रामर के हिसाब से एकदम सही है, कोई टेंस कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट अभी आपने जिस मूवी के बारे में बात किया जा रहा है आपने सुन चुका है, पास्ट में ना सुना हो बट अभी आपने सुन लिया है, तभी तो आपने बोल सच एज जो डिटरमिनर लिखा सच, मतलब इस प्रकार की मूवी में, जिस प्रकार की मूवी के बारे में वो बात कर आपने सुन लिया, तभी तो बोल रहे हैं को इस प्रकार की मूवी में हम नहीं देख सुने हैं, मतलब उस समय तो आपने सुन लिया। तो ये जो हमने लिखा है ये गलत लिखा है। तो यहाँ प्रेजेंट, तो जो हम यहाँ हम रेफर करना चाह रहे हैं वो सिचुएशन ये है कि पास्ट तो निगेटिव ही है, पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है, बट प्रेजेंट में हमने सुन लिया है, तो प्रेजेंट हमारा पॉजिटिव है। इसको हम कैसे सही करें, इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे सही करें, तो इसको सही करने का तरीका है, तो आप जो एक्शन पास्ट में हो चुका है वो तो नेगेटिव है, तो इसको प्रेजेंट में पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ बस एक बिफोर वर्ड लिख देंगे, आई हैवंट एवर बिफोर heard of such a movie।
ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। I haven't ever before heard of such a movie as he is talking about. Ever before, इस समय से पहले तक। Ever before मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय से पहले तक नहीं सुना था, बट अभी हमने सुन लिया। ठीक, अब ये सेंटेंस सही है। तो हमको सेंटेंस को सही या गलत सिर्फ ग्रामर हिसाब से नहीं देखना होता है, लॉजिकली भी सोचना होता है। तभी आप जो इंग्लिश ग्रामर है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे किसी का भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी का लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश का लैंग्वेज, आप उसको सही सही एग्जाम में चाहे सही सही लिख पाओ। एग्जाम की तो बात तो है, एग्जाम में ही सही करना है क्योंकि सबको जॉब ही लेना है। ठीक है, तो ये इस सारी बातें को ध्यान रखना है। दूसरा तरीका क्या है इसको सही करने का? दूसरा तरीका क्या है? यहाँ तुमने बिफोर लिख दिया, क्या हम ये लिख सकते हैं कि आई हैवंट ever watch ever watch hear or watch such a movie as he is talking about, as he is talking about। तो अब इस सिचुएशन को हम देखें, इस सिचुएशन को अगर हम देखें, क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? जैसे हमने पिछले सेंटेंस में कहा था आई हैवंट एवर, ये गलत है क्योंकि आपने अभी अभी सुन लिया है, इसलिए गलत है। बट ये सेंटेंस देखो, ये है देखना। तो हम कोई बार हम रास्ते से गुजर रहे थे या कोई आदमी ग्रुप में है, बात कर रहा है, वो फिल्म देख के आया है, फिल्म की चर्चा कर रहा है, तो हमने अभी तक सिनेमा हॉल नहीं गया है, हमने अभी तक मूवी नहीं देखा है, बट हमने सुन लिया है। तो ऐसा हो सकता है कि हमने उसके बारे में सुना हो कि कोई मूवी ऐसी है वैसी है, बट उसको देखा नहीं। सो दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ ये पॉसिबल है। आई हैवंट एवर वॉच्ड ऑफ सच मूवी एज ही इज टॉकिंग अबाउट। ये संभव है कि आपने उस चीज को नहीं देखा हो बट किसी से सुन लिया हो, तो ये करेक्ट है। तो हमने सिचुएशन को समझना होता है कॉमन सेंस से। हाँ ये संभव है, हमको यहाँ कॉमन सेंस यूज करना है। कोई सेंटेंस हाँ ये सही हो सकता है, क्यों हो सकता है कोई आदमी सुना हो, कोई चलता था, चलते चल रहा था, चाहे हम जैसे सिनेमा हॉल पहुंचे ही थे, हमने लोगों को बात करते, एक शिफ्ट निकला था तो हमने लोग से बात करने सुना, ओ ये मूवी ऐसी है वैसी है, बट अभी तक हम लोग उस मूवी को देखा नहीं है। ये पॉसिबल है। ठीक, फिर और कुछ सेंटेंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या पता चला, अगर कोई सेंटेंस है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख रहे हैं, अगर वो एक्शन दोनों ही टाइम में नेगेटिव है तो हमको बिफोर लिखने की जरूरत नहीं है। बट वो सिर्फ पास्ट में ही नेगेटिव है बट प्रेजेंट में पॉजिटिव हो चुका है, तो हमको उस एक्शन से पहले एक बिफोर वर्ड का यूज कर देंगे। ठीक, तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा। ये हमको दिमाग में रखना है और नोट बना के भी लिखना है। तो अगर सेंटेंस दोनों ही टाइम में नेगेटिव है, प्रेजेंट प्लस पास्ट में, तो सिंपली नेगेटिव सेंस में नेवर, जैसे हम लिखा नेवर लिखा, हैवंट एवर लिख दो, चाहे नेवर एवर, ये भी लिख के हम लोग सही कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सही या गलत करते हैं। ठीक, तो फिर से हमने एक सेंटेंस लिखा है और हमको इसको देखना है। लिखा है कि माय फेलो पैसेंजर इज अ बाइट नर्वस एज ही हैज नेवर बीन ऑन प्लेन। जो मेरा बगल वाला पैसेंजर है, प्रेजेंट टेंस लिखा है, वो थोड़ा बहुत क्या नर्वस है। एज ही हैज नेवर बीन ऑन अ प्लेन, एज ही हैज नेवर बीन ऑन अ प्लेन, कि वो इससे पहले कभी भी ट्रेन पर नहीं आया है। इससे पहले, इसको भी हमने किस टेंस में लिखा है? हैज नेवर बीन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में भी इफेक्टिव है, पास्ट में भी इफेक्टिव था। उसके बाद नेवर लिखा है, मतलब जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे ना तो वो प्रेजेंट में वैलिड है ना वो पास्ट में, मतलब ना वो पास्ट में ऐसा संभव था ना ही प्रेजेंट में ऐसा संभव है। ठीक, तो ही हैज नेवर बीन ऑन ए प्लेन, मतलब वो इससे पहले कभी भी प्लेन में नहीं चढ़ा है। बट हमने क्या लिखा, माय फेलो पैसेंजर इज ए बाइट नर्वस एज ही हैज नेवर बीन ऑन ए प्लेन। ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट को देखें, इससे ये पता चलता है कि मेरा फेलो पैसेंजर है, मतलब मैं प्लेन में हूँ और मेरा फेलो पैसेंजर है, वो हो सकता है कि इससे पहले कभी प्लेन में नहीं चढ़ा हो बट अभी तो प्लेन में है, अभी तो प्लेन में है, मतलब जिस एक्शन को हम बात कर रहे हैं वो अभी इफेक्टिव है। हो सकता है वो पास्ट में नहीं हुआ हो। तो यहाँ भी वही बात है,
यहाँ पे हमको क्या यूज कर लेना है, नेवर बिफोर बी ऑन ए प्लेन। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक, या तो मैं इसे सही कर लें, या इस बिफोर को हम यहाँ नहीं लेकर लिखना चाहते हैं तो इस बिफोर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। बिफोर क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। ही हैज नेवर बीन ऑन अ प्लेन बिफोर, इससे पहले, ठीक। या तो आप यहाँ लिखो या तो आप यहाँ लिखो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम कोई एक्शन को लिख रहे होते हैं तो हमको दोनों बात देखना होता है कि जिस सिचुएशन को हम बात कर रहे हैं क्या वो प्रेजेंट में इफेक्टिव है या फिर पास्ट में ही इफेक्टिव था। जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में तो इफेक्टिव है, बस पास्ट में इफेक्टिव नहीं था, तो पास्ट में अभी तक ट्रेंड पे नहीं चढ़ा, वो पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंस में, बट वो प्रेजेंट टेंस में एक्टिव है, इसलिए हमको उससे पहले उस एक्शन से पहले बिफोर लिखना होता है, ठीक। लेकिन अगर दोनों ही सेंस नेगेटिव हो, मतलब हम प्रेजेंट जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना तो वो पहले संभव था ना तो अभी प्रेजेंट टाइम में संभव है, तो उसके लिए सिर्फ नेवर लिख दो और वो एक्शन वर्ब लिख दो जिसको हम रेफर करना चाहते हैं। बट अगर वो सिर्फ पास्ट में वैलिड नहीं था, प्रेजेंट में वैलिड है, तो उस एक्शन से पहले आपको बिफोर लिखना पड़ेगा या फिर बिफोर को लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इससे हमको इतना समझ आया। फिर और एक और सेंटेंस को देखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा और यहाँ भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस जो है वो सही है या गलत है। दिस प्रॉब्लम मस्ट बी डन अवे विदाउट डिले। यहाँ हमने एक विथ लिखा है प्रीपोजिशन और यहाँ एक हमने विदाउट प्रीपोजिशन लिखा है, हमने दो प्रीपोजिशन लिखा है। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है हमको ये जस्टिफाई करना है। और यहाँ जो अभी हमने टेंस लिखा है वो हमने लिखा है पैसिव वॉइस में, मस्ट बी डन, मस्ट बी डन, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पैसिव वॉइस में। तो अब हमें को जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई करने से पहले कुछ और बात जानते हैं। ये जो हम लिखते हैं डू अवे विथ, ये हमारा एक फ्रेज है, क्या, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। इसका क्या मतलब होता है, टू टर्मिनेट, मतलब निपटारा करना, किसी काम को खत्म करना। ये पूरा का पूरा वर्ब है। तो ये जो विथ हमने यूज किया है वो इस डू वर्ब के लिए यूज किया है, और यहाँ जो हमने विदाउट यूज किया है इस डिले नाउन के लिए यूज किया है, विदाउट डिले। ठीक है, हमें समझ आया, ठीक। अब कुछ और बात को हम लोग समझते हैं। हमने ये कहा कि जो अगर कोई टेंस है अगर वो पैसिव वॉइस में लिखा है तो उसको हम हमेशा एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं, बट अगर कोई अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है तो उसको हम एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं, बट अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है तो उसको हम पैसिव कर पाए ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? तो जो एक्टिव फॉर्म होती है, हम जब बोलते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसका मतलब वहां हम वर्ब को एक्टिव फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो सेंटेंस का फॉर्म एक्टिव से पैसिव होता है तो उसी को हम वर्ब का फॉर्म एक्टिव से पैसिव होता है तो उसी को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अगर वर्ब का फॉर्म पैसिव है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक। अगर हमारा तो ये जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है बाय डिफॉल्ट एक्टिव फॉर्म में होती है, हमें पैसिव बनाना पड़ता है। हर कोई वर्ब है, कोई चीज जन्म लिया, जन्म लेने से ही ऐसा है, ऐसे कोई बच्चा है जन्म लिया, जन्म लेने से ही उसको एबीसीडी नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं आता है, तो अगर हम उसको नहीं सिखाएंगे तो उसको कंप्यूटर चलाना, कोई भाषा नहीं आएगा, तो उसको मान लो जंगल में छोड़ दिए तो कुछ नहीं सीख। उसी प्रकार जो एक्टिव वॉइस है वो बाय डिफॉल्ट वर्ब की फॉर्म है, उसको हमको बनाना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट तो एक्टिव फॉर्म में ही है, बट हमको एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ता है। तो हमेशा वो बन पाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो वही वर्ब एक्टिव से पैसिव बन पाती है जो ट्रांजिटिव हो, साथ ही साथ में उस ट्रांजिटिव होने के साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट हो, तभी वो एक्टिव से पैसिव बन पाएगी, ठीक। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है कि हर एक जो सेंटेंस है एक्टिव से पैसिव नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि इसलिए एक्टिव से पैसिव बनने के लिए जो वर्ब है ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होने के साथ साथ उसका अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हर एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता। क्यों?
बट जो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है उस सारे सेंटेंस को हम पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं, ठीक। क्योंकि एक्टिव उसका बाय डिफॉल्ट फॉर्म है, पैसिव हमको बनाना पड़ता है, ठीक। तो इसका हम पैसिव बना के देखते हैं। इसका हम क्योंकि सॉरी एक्टिव पैसिव फॉर्म में है ही, अब हम इसका एक्टिव बना के देखते हैं। एक्टिव बना के देखते हैं क्या बनेगा। These problem must be done away with without delete। यहाँ जो डूअर है वो नहीं लिखा गया, डन अवे विथ कौन, तो हो सकता है वो थर्ड पर्सन हो। हम अपने मन से सब्जेक्ट मान लेते हैं कि वी, मान लेते हैं कि सब्जेक्ट यू रहा होगा। अब डन अवे विथ थर्ड पर्सन होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ बनता है बाय, डन अवे विथ बाय, ऐसे करके उसको ओमिट कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं वी हमारा सब्जेक्ट होगा। अब जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। फिलहाल ये यहाँ इस सेंटेंस पैसिव वॉइस जो कि यहाँ पैसिव फॉर्म में लिखा है, पैसिव फॉर्म में लिखा है। तो पैसिव फॉर्म का जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव फॉर्म में वही क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जब एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट होता है, अगर वो थर्ड पर्सन हो या फिर कोई एज ए ग्रुप काम कर रहा हो तो उसको हम ओमिट कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा सब्जेक्ट वी रहा होगा। वी मस्ट क्या है, एक मॉडल सा, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है मस्ट डू अवे विथ, डू अवे विथ these problems without delay, ठीक। अब देखो जब हम एक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो सारा चीज क्लियर हो गया कि वी मस्ट डू अवे विथ दीज प्रॉब्लम। ये हमारा पूरा एक वर्ब है, हम इस प्रॉब्लम को टर्मिनेट कर, वी मस्ट डू अवे विथ, वी मस्ट मतलब टर्मिनेट दीज प्रॉब्लम, खत्म कर दें इस प्रॉब्लम को। कैसे, बिना डिले के, विदाउट डिले। ये एक्टिव से पैसिव बनाने के क्रम में ये विथ और विदाउट एक साथ आ गया है। ये सेंटेंस एक्चुअली में क्या है, सही है। क्यों सही है वो हमने देख लिया। यहाँ वी है तो हम बोल सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं पीपल मस्ट डू अवे विद दिस प्रॉब्लम विदाउट डिले, ऐसा लिख, बट हमने अपने मन से वी ले लिया, ठीक। क्योंकि यहाँ जो डूअर है वो मेंशन नहीं है। ये हम समझ गए ये क्यों सही है। कुछ और सेंटेंस देखने और समझने की कोशिश करते हैं। He often visits the house that he lived in his childhood। ये जो often हमने लिखा है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये बताता है कि प्राय, जनरली, जो often के साथ जनरली जो हम टेंस लिखते हैं प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, जो कि हमारा रेगुलर हैबिट को बताता है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। He often visited the house that he lived in his childhood। अब हम देखते हैं ये सेंटेंस सही है गलत है, क्या है। He often visit the house, he often visit the house, ये हमारा मेन क्लॉज है। That he lived in his childhood, that he lived in his childhood, जिस हाउस में वो बचपन में रहा करता था। ये जो दैट है, ये फिलहाल हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये दैट किसको रेफर कर रहा है, ये दैट रेफर कर रहा है इस हाउस को, ये हमारा एडजेक्टिव क्लाउज की तरह काम कर रहा है। तो ये जो हमने दैट लिखा है ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट द हाउस है। अब चूंकि द रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसका दो फंक्शन होगा, एक तो वो क्लाउज को कनेक्ट कर रहा होगा, दो क्लाउज को कनेक्ट कर रहा होगा, दूसरा या तो वो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा होगा या तो वो सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा, क्योंकि वो प्रोनाउन भी तो है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो फंक्शन करता है, एक कनेक्ट करने का काम करता है और एक दूसरा सेंटेंस या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट हो, चूंकि वो प्रोनाउन है। अब ये हमने देखा ये तो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर ही रहा है, क्लाउज का तो काम कर दिया, कनेक्टिंग वर्ड का तो काम कर दिया, बट क्या ये सेंटेंस या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है,
ही लिव्ड इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ जो लिव्ड वर्ब हमने लिखा इसका सब्जेक्ट तो ही हो गया, तो दैट तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, सब्जेक्ट तो ही है, तो दैट क्या होगा, अब तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा, तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट होगा तो किसका होगा, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या तो प्रीपोजिशन का होता है। तो ही लिव्ड इन हिज चाइल्डहुड, क्या ये इस लिव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम लिखते हैं ही लिव्ड, ये जो दैट है किसको रेफर कर रहा है, हाउस को, हम क्या लिख सकते हैं, ही लिव्ड द हाउस, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो लिव्ड है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। लिव्ड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, ही लिव्ड इन द हाउस। जो हाउस है एक पोजीशन है, एक स्पेस है जहां रहने, तो जहां एक पोजीशन एक स्पेस के लिए एक कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, इन प्रीपोजिशन यूज होता है, तो हमने इन प्रीपोजिशन यूज कर लिया है। क्योंकि लिव इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब ये जो दैट है इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, दैट तो इसी को ही रेफर कर रहा है, मतलब चूंकि द हाउस ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है इसलिए दैट भी नहीं होगा। ठीक, अब तो अगर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, हम बोल रहे हैं इन, ये जो दैट है वो इस इन का ऑब्जेक्ट है। तो हम अगर ये बोलें कि ये दैट इस इन का ऑब्जेक्ट है तो फिर ये जो हिज चाइल्डहुड हमने लिखा है, ये जो हिज चाइल्डहुड हमने लिखा है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी इनका ही ऑब्जेक्ट है। इन हिज चाइल्डहुड ये भी इनका ऑब्जेक्ट है और दैट भी इनका ही ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ एक और इन होना चाहिए, एक और इन होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इन। तो अब ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, यहाँ दो दो इन लिखा है, भी आपको लगेगा कि सेंटेंस सही है गलत है, दो इन है लेकिन ये सेंटेंस सही है, हमको जरूरत है, हमको जरूरत है, ये यहाँ दो इन लिखा है, ये सेंटेंस सही है। ठीक, ये सब छोटी मोटी बातें हमको ध्यान रखनी, भले यहाँ दो इन लिखा है लेकिन ये सही है। हमको देखना होता है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन है या जो कनेक्टिंग वर्ड के साथ साथ जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये सब्जेक्ट भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट भी काम करेगा। अगर ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, तो इन चाइल्डहुड का प्रीपोजिशन ये भी ऑब्जेक्ट इनका ही है, और ये जो इन दैट भी इसी इनका ऑब्जेक्ट है, तो हमको दो प्रीपोजिशन चाहिए, इसलिए हमने दो प्रीपोजिशन हमने लिखा है। अब दूसरा सवाल होगा कि अगर इनका ऑब्जेक्ट दैट है, अगर इनका ऑब्जेक्ट दैट है तो हम इस दैट को यहाँ लिखने की वजह हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ हमने क्यों नहीं लिखा, तो इसका रूल ये है कि अगर हम दैट को कभी एज ए कनेक्टिंग वर्ड यूज कर रहे होते हैं और अगर वो कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा हम वो जो प्रीपोजिशन है उस क्लॉज के लास्ट पे लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है कि अगर दैट किसी जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तो उस प्रीपोजिशन को जिसका वो ऑब्जेक्ट है हमेशा उस क्लॉज के लास्ट में लिखते हैं, तो हमने लिख दिया। ठीक, चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। This box is the reason that they kill each other। तो अभी जस्ट जो हमने सेंटेंस देखा था उसके हिसाब से हम इस सेंटेंस को पहले करते हैं, फिर ऊपर वाले सेंटेंस को करेंगे। दिस बॉक्स इज द रीजन, ये क्या है, मेन क्लॉज है, दैट दे किल ईच अदर, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट क्या है, दिस बॉक्स इज द रीजन दैट दे किल ईच अदर, ये रीजन है दैट दे किल ईच अदर, इस रीजन की वजह से उन्होंने उसको मारा। ये जो दैट है ये किसको रेफर कर रहा है, इसी द रीजन जो कि नाउन है उसको रेफर कर रहा है। तो ये जो दैट है वो यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये अपने स्पेल लिखे गए नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, साथ ही साथ कनेक्टिंग वर्ड भी है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। सिर्फ ये कनेक्ट करने का काम करता है, अपने से पहले लिखे गए नाउन को रेफर नहीं कर रहा होता तो ये जस्ट कंजंक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये कनेक्टिंग करने का काम करेगा, साथ ही साथ में सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट या एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा होगा।
अब ये सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता दे है, तो ये किसी न किसी का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये किसका ऑब्जेक्ट है? किल्ड ईच अदर, किल्ड ईच अदर, किल किया ईच अदर को। क्यों किल किया? क्यों किल किया? तो यहाँ सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसका है? अगर हम ये बोले ये जो दैट है ये इस किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हम लिखते हैं। अगर ये किल वर्ब का ऑब्जेक्ट मतलब हम क्या लिखें? दे किल दैट, दे किल दैट। बट दैट अगर हम लिखते हैं, दैट मतलब दैट किसको रेफर कर रहा है? रीजन के। दे किल द रीजन। अब रीजन कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, रीजन कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जो आप रीजन को किल कर दोगे। मतलब जो दैट है, चूंकि द रीजन इस किल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, सॉरी, चूंकि द रीजन इस किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो दैट भी इस किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम रीजन को किल नहीं कर सकते। मार तो हम किसी आदमी को मारते हैं या फिर कोई जो लिविंग हो उसको मारते हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनेगा। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ये वर्ब का तो ऑब्जेक्ट रहा नहीं, मतलब ये किसी न किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, किसी न किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो दे किल ईच अदर, तो उन्होंने ईच अदर को मारा। क्यों मारा? उसका रीजन बता रहे हैं। तो रीजन बताने के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, दे किल ईच अदर फॉर, दे किल ईच अदर फॉर। बता रहे हैं कि उन्होंने मारा, तो किल करने का क्या रीजन था? हमने कहा दे किल ईच अदर फॉर द रीजन। तो ये हो गया हमारा सही सेंटेंस। तो हमने देखा तुमको प्रीपोजिशन चाहिए, हमको लिखना पड़ेगा। The box is the reason that they killed each other for। ये सेंटेंस अब सही हो गया। तो हमको इस छोटी मोटी बातों को भी ध्यान में रखते हुए चलना था। ये सेंटेंस बस यहाँ फॉर लिखना था, वो सही हो जाता। ये ग्रामेटिकल एरर था, तो ग्रामर हमने सही किया। ये सेंटेंस हो गया। तो अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। I know the man whom you were running there। अब इस सेंटेंस को अगर देखें, I know the man, which man, which man को डिस्क्राइब करने के लिए हमने whom लिखा। whom इसको ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो द मैन होम का एंटीसीडेंट है। मतलब यहाँ भी ये जो whom हमने लिखा है, who, whom, which, that, ये सब क्या रिलेटिव प्रोनाउन होते जो हम प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। You were running there, ठीक, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट होंगे, या एक तो कनेक्ट करने के काम करेंगे, और दूसरा इस सबनेट क्लाउज में जो कि ये है, इसमें एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। बट इसका सब्जेक्ट तो यू है, मतलब सब्जेक्ट तो होगा नहीं। या तो ये क्या हो सकता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब हमारा जो वर्ब है वो है रनिंग। जो रनिंग होता है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। रन क्या है? रन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। बट जो रन है कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है, जब उसका मतलब होता है ऑपरेट, ऑपरेट करना। किस चीज को ऑपरेट करना? रन द रोबोट, रन द कार। तो जब इसका मतलब ऑपरेट करना होता है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है कोई थिंग बनता है, कोई पर्सन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो फिलहाल ये जो रन है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट होम तो हो नहीं सकता है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट है तो किसका है? तो ये ऑब्जेक्ट है किसी प्रीपोजिशन का। तो अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि इसके साथ हम क्या प्रीपोजिशन लिखें। तो ये यहाँ फिलहाल इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको असर्टिव फॉर्म में लिखें, यू वेर रनिंग देयर, यू वेर रनिंग देयर। ये सेंटेंस अगर हम लिखें ये तो गलत है। हम क्या लिख सकते हैं? हम या तो लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यू वेर रनिंग देयर, या हम लिख दें विथ, या हम लिख सकते हैं आफ्टर। यू आर रनिंग देयर और रनिंग आफ्टर। आफ्टर ये होम किसको रेफर कर रहा है? द मैन को, देयर द मैन।
यू वेर रनिंग विथ द मैन या फिर यू वेर रनिंग आफ्टर द मैन। तो अगर हम लिखते हैं यू वेर रनिंग देयर विद द मैन, मतलब हम क्या तुम वहां दौड़ रहे थे इसके साथ, उस आदमी के साथ। विथ लिखे तो साथ हो गया, आफ्टर मतलब पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ विथ या आफ्टर प्रीपोजिशन की जरूरत है, और होम इसी द मैन को रेफर कर रहा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ रनिंग देयर, ये सबनेट क्लाउज है, इस सबनेट क्लाउज के अंत में क्या लिख देंगे, रनिंग देयर विथ या आफ्टर दोनों लिख सकते हैं। ये अब सही हुआ। तो हमको देखना होता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसका दो फंक्शन होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो किसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आई नो द मैन whom you were running with या after whom you were running there। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, तो आई नो द मैन विथ या आफ्टर whom you are running there, ये दो तरीका हो गया सही करने का। तो अभी हमने देखा जब हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे थे तो हमने कहा था कि अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो उस प्रीपोजिशन को हम हमेशा उस क्लाउज के लास्ट में लिखेंगे। बट अगर कोई और रिलेटिव प्रोनाउन चाहे विच है या फिर whom है, तो अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, उस प्रीपोजिशन को उसके साथ भी लिख सकते हैं और सबनेट क्लाउज के अंत में भी लिख सकते हैं, जो कि हमने सेंटेंस में देखा। तो इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि अगर दैट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन हमेशा लास्ट में, क्योंकि जो दैट है, जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो अपने एंटीसीडेंट के साथ लिखा जाता है। बट अगर विच है या फिर whom है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन एज ए किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास दोनों तरीका, हम यहाँ भी लिख सकते हैं और ये whom को इस प्रीपोजिशन के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने फिर से दो सेंटेंस लिखा है और हमको इसे सही या गलत करना है। तो कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको सही या गलत करना, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़ चुके हैं। हमें कहा था द मैन गिव द चाइल्ड, तो ये जो चाइल्ड है वो क्या है, चाइल्ड को तो गिव नहीं किया है, गिव किसको किया, द मैन गिव किया गया बुक को, हमें किसको दिया है, बुक को। तो देने का काम क्या हुआ, बुक का, तो बुक हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। और जो द चाइल्ड हमने लिखा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमें क्या लिखा, द मैन गिव द चाइल्ड द बुक। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखे हमको कोई प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। द मैन गिव द बुक द चाइल्ड, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट हो गया। और द चाइल्ड क्या है, रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट मतलब उसने उस बुक को प्राप्त किया। अब रेसिपिएंट है तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब ये तो हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था, अब हमको इसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है,
हमने कहा कि अगर इसके पास दो ऑब्जेक्ट है, अभी हमने वॉइस नहीं पढ़ाया है, बट आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। अभी मान लो आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो या बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हो, तो जब 10th पास किए होगे, फिर 12th पास किए होगे, तो उसमें तो थोड़ा बहुत वॉइस पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसको तो हमने सही कर लिया, इसको मिटा रहे हैं। तो हम टू पोजिशन लिखना पड़ता है, ये तो कल की बात है। अब हमारे पास द चाइल्ड द बुक, ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो दो पैसिव वॉइस भी बनेगा, दो ऑब्जेक्ट है तो दो पैसिव वॉइस भी बनेगा, ठीक। एक और सेंटेंस लिखें, बी सी टोल्ड मोहन द सीक्रेट। She told the Mohan the secret. They gave the child the book. ठीक, ये क्या है? The gave, ये जो हम सेंटेंस है, दो ऑब्जेक्ट है। दे सी टोल्ड, किसको टोल्ड किया? मोहन को। व्हाट ही टोल्ड? द सीक्रेट। तो हमने बोला क्या है? सीक्रेट को बोला है। तो जो मेन एक्शन है वो क्या है? सीक्रेट को बोलना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मेन ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बेनिफिशियरी या रेसिपिएंट होता है, ठीक। तो हमने कहा इसके पास अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें पैसिव बनाते समय, हम पैसिव 1 देखिए, मोहन टोल्ड, मोहन टोल्ड द सीक्रेट, मोहन टोल्ड द सीक्रेट। तो प्रेजेंट टेंस में है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड है, क्या हो जाएगा? बी का फॉर्म, मोहन वाज टोल्ड द सीक्रेट बाय हर। ये किस टेंस में लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम क्या बना रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो हम वॉइस चेंज करते समय हम क्या करते हैं? अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो एक्टिव से अगर हम पैसिव बनाएंगे तो टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव हमको ये ध्यान रखना होता है, अगर एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, और जो मीनिंग हम एक्टिव वॉइस में कन्वे कर रहे थे वही मीनिंग हम पैसिव वॉइस में भी कन्वे कर रहे होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि हम इसमें जो हमारा रेसिपिएंट है, मतलब जो इफेक्ट को रिसीव कर रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस पर स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि इसने क्या किया, टोल्ड करने का काम किसने किया? तो हमने यहाँ मोहन पर स्ट्रेस किया था, इसलिए हमने मोहन को सेंटेंस के शुरुआत में लिख दिया था। हम ये बताना चाह रहे हैं, जब हम वॉइस होता है हम ये बता रहे होते हैं कि जो रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या है। तो जो वॉइस चेंज करने का मतलब होता है, जो हम पैसिव वॉइस लिखते हैं, पैसिव वॉइस लिखने का पर्पस ये होता है कि जो रेसिपिएंट है, मतलब जो जो एक्शन का इफेक्ट है, उसका रिसीवर कौन है? तो ये है हमारा मोहन। तो उसमें हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। तो पास्ट जो इसका चेंज करने का क्या तरीका होता है कि बी की कोई भी फॉर्म प्लस जिस वर्ब को हम पास्ट पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बनाने का क्या तरीका? बी की फॉर्म के साथ उस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पैसिव बना रहे हैं, बी की फॉर्म साथ में उस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पैसिव बना रहे हैं।
तो बी की कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वो फॉर्म जो डिसाइड होगा कि हम किस टेंस के लिए हम पैसिव बना रहे हैं। हम चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव बना रहे हैं तो बी की सेकंड फॉर्म यूज होगी। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज या वेर। हमने मोहन सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वाज यूज हो गया, और उस वर्ग की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो मोहन वाज टोल्ड द सीक्रेट बाय हर, हमने वॉइस चेंज कर लिया। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये आप लोग होमवर्क में बना पाओगे। ठीक, फर्स्ट जो हमें दिया है ये होमवर्क हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, हाँ, अब हमने तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, द सीक्रेट वाज टोल्ड। अब यहां हम टू लिख रहे हैं, टू मोहन बाय हर। तो ये कंफ्यूजन का डाउट यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि यहां हमने टू क्यों लिखा। जो हमारा मेन क्लास है उसमें तो कोई प्रीपोजिशन नहीं है, हमने तो यहाँ टू लिखा ही नहीं है। तो लोगों को ये लगता है कि जो टोल्ड है उसके साथ तो कोई प्रीपोजिशन यूज होता नहीं है, बट हमने जब एक्टिव से पैसिव यूज किया है तो हमने इसके साथ प्रीपोजिशन क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो मोहन है ये इसका मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट के लिए हमको टू प्रीपोजिशन लिखना होता है। यहाँ हमने कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखा क्योंकि ये टोल भर का मेन ऑब्जेक्ट, इसका हमने मेन ऑब्जेक्ट लिख लिया, कोई प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लें और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको रहने दे तो हमको प्रीपोजिशन लिखना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रेसिपिएंट है या बेनिफिशियरी है। इस बात को भी हमको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ टू नहीं था फिर भी वहां टू क्यों आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हाँ, तो हमने ये कहा कि जो रूल है, तो रूल क्या कहता है, तो इसको हम मिटाते हैं। तो रूल ये कहता है कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखें, अगर हम कोई सेंटेंस लिखें, ये वर्ब है, वर्ब के बाद अगर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। अगर हमने वर्ब लिखा, पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो यहाँ फॉर या टू प्रीपोजिशन यूज करना होगा, उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरा रूल क्या कहता है, अगर हम पैसिव बनाए हैं और हमने सब्जेक्ट बना लिया है किसको, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ जो वर्ब होगा उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा सीधा। बट अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ वर्ब आएगा और यहाँ टू या फोर लिखा जाएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो बेनिफिशियरी या रेसिपिएंट होता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। ठीक, टोल्ड क्या है, डायट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखा है, द टीचर टोल्ड अस दैट man is slave of to his desires. The teacher told us that the man is slave to his desire. तो यहाँ हमने लिखा है द मैन, यहाँ हमने लिखा है सिंपली मैन। तो अगर मैन शब्द का यूज बिना आर्टिकल का यूज हो, इसका मतलब होता है होल ह्यूमन रेस या फिर मैन काइंड, मतलब पूरा मानव जाति। तो जब हम पूरे मानव जाति का इन जनरल सेंस में बात कर रहे होते तो वहाँ मैन लिखते हैं, लेकिन जब हम द मैन या अ मैन लिख रहे होते हैं, इसका मतलब होगा किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल की हम बात करें, किसी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन। मैं क्या कहा,
कि अगर हम मैन लिख रहे हैं, सिंपली मैन कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब होल ह्यूमन रेस, मैन काइंड, पूरी मानव जाति। बट अगर हम ये लिख रहे हैं अ मैन या द मैन, इसका मतलब हो गया इंडिविजुअल पर्सन। क्या हो गया? इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन, ठीक। तो इसी दो मीनिंग को ख्याल में रखना है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि अगर मैन क्लाउज, अगर हमारा मैन क्लाउज यहां से यहां तक ये है, सबनेट क्लाउज यहाँ है, मेन क्लाउज यहाँ से यहाँ है हमारा सबनेट क्लाउज। तो अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हमारा मेन क्लाउज पास्ट टेंस में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट टेंस में होगा। तो मेन क्लाउज किस टेंस में? पास्ट टेंस में है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट टेंस में होगा। यहाँ भी मेन क्लाउज पास्ट टेंस में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट टेंस में होगा। दिस इज द रूल। क्या रूल है दिखाएंगे आगे। तो अगर मेन क्लाउज पास्ट टेंस में होता है तो सबनेट क्लाउज को भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने ये कहा कि हमने इसको वाज कर दिया, इसको हटा के हमने कहा द टीचर टोल्ड अस दैट द मैन वाज स्लेव टू हिज डिजायर। हमने वाज किया, हमने बोला ये सही है और ये भी सही है, हमने इसमें कोई करेक्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो यहाँ हमने सिर्फ मैन लिखा है, मैन मतलब हो गया हम पूरी मानव जाति का बात कर रहे हैं, इन जनरल सारे वुमेन के लिए बोलते। ये एक कहावत हो गई प्रोवर्ब्स की, जो आदमी होता है अपना इच्छाओं का गुलाम होता है, इट इज ए फैक्ट हो गया। तो अगर हम कोई फैक्ट लिखते हैं, अगर हम कोई फैक्ट की बात कर रहे हैं जो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो भले ही हमारा मेन क्लाउज पास्ट टेंस में हो, लेकिन हम सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं अगर हम कोई फैक्ट को रेफर कर रहे हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को रेफर कर रहा हूँ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, एक जनरल फैक्ट हो गया, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट टेंस में ही रहने दिया, क्योंकि मैन मतलब होल ह्यूमन रेस। तो टीचर यहाँ में द आर्टिकल यूज किया, इसका मतलब हो गया हम किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मतलब ये पार्टिकुलर हो गया, ये जनरल सेंस की बात नहीं हुई। क्योंकि ये जनरल सेंस नहीं है, पार्टिकुलर है, ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, ठीक। तो ये हम समझ गए। मेन क्लाउज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट में होगा और कोऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट में होगा, ठीक। बट अगर मेन क्लाउज पास्ट में प्लस जो सबनेट क्लाउज है या फिर जो कोऑर्डिनेट क्लाउज है रेफर्स सम फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को रेफर कर रहा होगा, तो ये किस टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। तो हमको ध्यान रखना है। तो अगर मेन क्लाउज पास्ट में है, सबनेट क्लाउज भी या कोऑर्डिनेट भी पास्ट टेंस में होगा। अगर मेन क्लाउज पास्ट में बट हमारा सबनेट क्लाउज किसी फैक्ट को रेफर कर रहा है, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को रेफर कर रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ हमने फिर से दो सेंटेंस लिखा। तो इस बार हमारा फोकस है कैन पे। जो हमारा कैन है वो क्या है? मॉडल ऑफ एबिलिटी और परमिशन। मॉडल ऑफ एबिलिटी एंड परमिशन, मॉडल ऑफ एबिलिटी और परमिशन। तो जब हम किसी की एबिलिटी को रेफर कर रहे हो या फिर किसी को कुछ परमिशन देना हो, तब हम यूज करते हैं कैन का।
तो हम सेकेंड सेंटेंस को देखे थे, हम कहें कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ओनली व्हेन दे आस्क यू टू सॉल्व। यहाँ ये कॉन्टेक्स्ट देखने से क्या लग रहा है, व्हेन दे आस्क यू टू सॉल्व। यहाँ क्या बोल रहे हैं, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ओनली व्हेन दे हेल्प यू। ठीक, तो तुम इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाओगे जब वो तुमको इसमें मदद करेंगे। मतलब तुम अभी नहीं सॉल्व कर सकते हो, तुमको सॉल्व करने की एबिलिटी फ्यूचर में आएगी। ये फ्यूचर की एबिलिटी को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, टाइम, फ्यूचर के टाइम को, टाइम फ्यूचर है, फ्यूचर। ये भी शो कर रहा है टाइम फ्यूचर। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखें, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखें कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ओनली व्हेन दे हेल्प यू विथ इट, हम इसको पढ़ने से बाद हमको ये पता लगता है कि ये जो हमने लिखा है ओनली व्हेन दे विल हेल्प यू विथ, हम ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी आएगी जब वो तुमको मदद करेगा। मतलब हमने इस यहाँ कैन को यूज किया है, हमने यहाँ कैन को यूज किया है दिस कॉन्टेक्स्ट हो कि ये कैन यहाँ यूज हुआ एज ए मॉडल ऑफ एबिलिटी। ठीक, लेकिन टाइम फ्यूचर का है तो मेरे फ्यूचर की एबिलिटी शो करने के लिए यूज किया गया। और इसको कॉन्टेक्स्ट को पढ़े, इसको पढ़ने से लगा पता लगता है कि ये यहाँ हमने कैन को यूज किया है। कॉन्टेक्स्ट को देखने में हमको क्या पता लगता है कि हमने कैन को यूज किया है क्या, व्हेन दे आस्क यू टू, मतलब जब वो आपको परमिशन देंगे, तो हमने कैन को यूज किया है एज मॉडल ऑफ परमिशन। ठीक, ये दो बात हो गया। तो हमको कैसे पता चला कि ये टाइम फ्यूचर को शो कर रहा है या ये टाइम फ्यूचर को शो कर रहा है। ठीक, हमने कहा था कि जो जो व्हेन है, आफ्टर है, बिफोर है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, अनटिल है, ये सारे जो है ये सबोर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक, ये सारे क्या है, सबोर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है। और इसके साथ जो क्लाउज लिखी जाती है वो क्या करती है, वो टाइम को रेफर करती है। इसके साथ जो क्लाउज लिखी जाएंगी वो किसको रेफर करेंगे, टाइम को रेफर करेंगे। हमको क्या लिखना है कि इफ सबऑर्डिनेट क्लाउज इज इन प्रेजेंट टेंस then it so फ्यूचर टाइम। तो अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है, जो कि यहाँ लिखा होगा, तो वो फ्यूचर के टाइम को रेफर कर रहा होता है। ये किसके टाइम को रेफर कर रहा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा जाता है मेन क्लॉज में लिखे गए किसी वर्ब के लिए लिखा गया। अगर ये टाइम को रेफर कर रहा था किसी वर्ब के टाइम, एक्शन के टाइम को रेफर कर रहा होगा, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा किसके लिए जाता है, लिखा जाता है मेन क्लॉज के लिए। तो ये मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन के टाइम को रेफर कर रहा होगा। अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो फ्यूचर के टाइम को रेफर कर रहा है, तो मतलब जिस एक्शन को हम शो कर रहे हैं वो फ्यूचर का एक्शन है। तो अगर ये फ्यूचर का एक्शन है, अगर ये फ्यूचर का एक्शन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऐसा एक्शन होना चाहिए जो फ्यूचर के एबिलिटी को शो करे। यहाँ कैन नहीं यूज होगा, यहाँ होगा विल बी एबल टू। यहाँ कैन सही है। ठीक, ये बात हम लोग समझ गए। जो कैन है, तो अगर हमको प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी को शो करना, प्रेजेंट एबिलिटी को शो करना, या फिर तो प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। बट अगर हमको फ्यूचर की एबिलिटी को शो करना हो तो हम वहां यूज करते हैं विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू। सॉरी, और वो जो कैन है, चाहे फ्यूचर में परमिशन देना हो या फिर प्रेजेंट में परमिशन देना हो, हम दोनों जगह कैन का यूज कर सकते हैं। तो ये हम सीखे। यहाँ हमने क्या सीखा, जो सबनेट क्लाउज है अगर प्रेजेंट टेंस लिखा होता है फ्यूचर टाइम में शो कर रहा होता है, फ्यूचर, तो ये फ्यूचर के टाइम को शो कर रहा है। किसका टाइम को शो करता है, तो मेन क्लाउज में लिखे गए वर्ब के टाइम को रेफर कर रहा है। अगर इसका टाइम फ्यूचर है
तो इसमें टेंस भी फ्यूचर होना चाहिए, कई बार फ्यूचर टेंस लिखा होना चाहिए, तो हमने इसको फ्यूचर टेंस लिख दिया। बट हम कैन को फ्यूचर टाइम के परमिशन के लिए भी लिख सकते हैं, तो हमने कैन का कैन ही रहने दिया और दोनों सेंटेंस हमारा सही हो गया। ठीक, और हमने कैसे समझा कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि व्हेन आफ्टर ये सारी जो वर्ड होते हैं ये सबमिट कंजंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसके साथ जो क्लॉज लिखे जाते हैं वो टाइम को रेफर करता है। ठीक, कैन क्या है? मॉडल ऑफ एबिलिटी एंड परमिशन, मॉडल ऑफ एबिलिटी एंड परमिशन। कैन यूज फॉर यूज टू, तो present ability will be able to shall be able to, इसका हम यूज करते हैं टू शो फ्यूचर एबिलिटी। और क्या हो गया हमारा? कैन यूज फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यूज टू गिव permission for both present and use to give permission in both present and future tense, in both present and future tenses। ठीक, तो दोनों के लिए यूज किया जाता है जब परमिशन की बात हो, बट जब एबिलिटी की बात हो तो यूज नहीं होता है। तो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा, कल का रिकैप है, वी हैव गॉन टू शिकागो। एक हमने लिखा, वी हैव गॉन टू शिकागो। We have gone to Chicago, we have gone to Chicago। हमने कहा कि ये सही है, ये गलत है, तो ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया जो एक आदमी को, सेंटेंस तो सेम लिखा है, इसमें भी इसमें क्या दिक्कत है? एक सही हम बोल रहे हैं, एक गलत बोल रहे हैं। ये जो गॉन टू शिकागो है, हमने यहाँ सब कैपिटल में लिखा है, कैपिटल से, और इसमें स्मॉल में लिखा है, गॉन शिकागो। ये जो कैपिटल में लिखा है ना, तो इसमें अंतर क्या है कि यहाँ हमारा जो गॉन वर्ब है, वी हैव गॉन कहाँ? शिकागो। यहाँ सिर्फ ये जो शिकागो है वही इसका ऑब्जेक्ट है टू का, बट ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस, ये पूरा गॉन टू शिकागो इस हैव का ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या है? गॉन टू शिकागो है। इसमें क्या है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये जो गॉन टू शिकागो है, ये जो हमने कैपिटल में लिखा है, ये भी कैपिटल लेटर, ये भी कैपिटल लेटर, तो अगर हम कैपिटल में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? टाइटल है। अगर हम टाइटल मतलब किसी भी बुक का नाम या फिर किसी पर्सन का नाम, किसी भी मूवी का नाम लिख रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं टाइटल। अगर हम कोई भी टाइटल लिख रहे हैं तो उसमें यूज होने वाले जितने भी वर्ड हैं, यूज में
यूज होने वाले जितने भी वर्ड हैं उसका हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, एक्सेप्ट कि अगर बीच में कोई प्रीपोजिशन आ रहा है या फिर कोई आर्टिकल आ रहा है तो उसको हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं। बट अगर वो प्रीपोजिशन या आर्टिकल सेंटेंस के बीच में नहीं शुरुआत में आ जाए तो फिर हम उसको भी कैपिटल में लिखेंगे। ये क्या है? कैपिटल है। नेम ऑफ टाइटल है। जैसे हमारा एक और हो गया, जैसे नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये एक टाइटल है। तो हमें कैसे पता चला कि ये टाइटल है? क्योंकि इसमें वो जितने भी वर्ड यूज हुए हैं सारे का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। तो ये टाइटल, तो ये जो अंग्रेजी का जो वो है लिटरेचर, उसमें अगर हम कोई टाइटल लिख रहे हैं, किसी भी मूवी का नेम लिख रहे हैं या फिर कोई बुक का नाम लिख रहे हैं, तो वो जो टाइटल है उसमें यूज होने वाले जितने भी वर्ड हैं उसका सारा फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर क्या लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। आप क्या लिख लीजिएगा नोट बना के, अगर हम कोई टाइटल लिख रहे हैं तो उसका सारा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। बट अगर उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन यूज हो रहा है या फिर कोई आर्टिकल यूज हो रहा है तो उसको हम स्मॉल में ही लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा। क्योंकि ये टाइटल का नाम है तो ये हमारा सही हो गया। ठीक, तो हमारे पास क्या है? गॉन टू शिकागो है। और ये क्यों गलत है? तो ये हम कल कंसेप्ट पढ़े थे, वी हैव गॉन टू शिकागो। वी हैव गॉन टू शिकागो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम हम शिकागो में है। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज हुआ है। यहाँ होगा सिर्फ वी हैव कम टू शिकागो। ठीक, तो जो हम कल कंसेप्ट पढ़े थे वही कंसेप्ट, जैसे वी हैव गॉन टू जयपुर, जो कंसेप्ट वहाँ यूज हुआ था यहाँ भी वही कंसेप्ट है। क्योंकि हम वहाँ जा चुके हैं तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ है, क्योंकि हम वहाँ हैं तो अपने लिए क्या यूज करेंगे? कम यूज करेंगे ना, तो वो सेम कंसेप्ट। अब ये सही हो गया। जो नेम ऑफ टाइटल है उसके सारे लेटर जो है कैपिटल लिखे जाते हैं। अगर बीच में कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसको हम स्मॉल में लिखते हैं। बट वही प्रीपोजिशन या आर्टिकल सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, यानी कि जो नो क्या है? नो एक डिटरमिनर है जो कि सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा था, हमने उसको क्या लिखा? कैपिटल लेटर में लिखा फर्स्ट लेटर। यह क्या है? प्रीपोजिशन सेंटेंस के बीच में आ रहा था उसको स्मॉल लेटर। हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने लिखा वो कोई टाइटल है? अगर वो किसी मूवी का किसी का भी टाइटल होगा तो उसका हर एक वर्ड कैपिटल में लिखा है। ये सही हो गया। चूंकि वी हैव गॉन टू शिकागो, हम बोले कि मेरे पास गॉन टू शिकागो नाम का एक बुक है, चाहे कोई मूवी है वो हमारे पास है। तो ये जैसे आई हैव, वी हैव कार, वी हैव बाइक, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास ये कोई टाइटल है, इस टाइटल नाम का कोई बुक है तो वी हैव स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, वी हैव दिस बुक, जैसे वी हैव मैथमेटिक्स बुक्स। तो इसी प्रकार से इसका ऑब्जेक्ट है, ये टाइटल है, उसका टाइटल का नाम है। बट यहाँ हम ये हैव गॉन का ये शिकागो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई उसका ऑब्जेक्ट ये है नहीं। यहाँ टू प्रीपोजिशन का शिकागो ऑब्जेक्ट है कि जनरल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब जिस एक्शन को हम रेफर कर रहे हैं वो अभी इफेक्टिव है। मतलब फिलहाल हम शिकागो में प्रेजेंट है। अगर हम शिकागो में प्रेजेंट हैं तो फिर हम ये क्यों बोलेंगे कि वी हैव गॉन टू शिकागो? अब हम वी हैव गॉन टू शिकागो तब बोलेंगे जब हम शिकागो की ओर जा रहे होते हैं। ठीक है, ये गो वर्ड तब यूज होता है जब मूवमेंट जो है स्पीकर से दूर जा रहा है। ठीक, अगर मूवमेंट स्पीकर की ओर हो तो कम टू, मूवमेंट स्पीकर से दूर हो तो गो। लेकिन अगर वो सेंटेंस, वो एक्शन स्पीकर खुद यूज कर रहा है, यानी वी क्या है? जो स्पीकर है, जो फर्स्ट पर्सन वो खुद है, तो वो अपने लिए कम ही यूज करेगा। जैसे हमने कहा कि मैं घर पहुंच गया, मैं घर पहुंच गया था, हम क्या लिखेंगे? वी हैव कम होम। ये नहीं लिखेंगे, हम गो नहीं लिख सकते। वी हैव गॉन होम, ये गलत है। ठीक है, वी हैव कम होम, हम घर के लिए गए नहीं, वी हैव कम होम मतलब हम घर पहुंच गए। तो ये कल इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक।